हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के शॉर्ट आंसर टाइप और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगी और वीडियो के एंड में आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो पूरी एंड तक देखना, अच्छे से देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती रहूँगी तो उन्हें नोट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको गिवन है कि एक कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। मतलब उसे कॉइल बना के उसे ऐसे फोल्ड करके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। और अब आपको आपकी ऑब्जर्वेशंस बतानी है, जो आपको दो केस गिवन है। अब इसमें पहला केस ये है कि आपको ये बताना है कि अगर जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल हम एंटर करवा देते हैं किसके, इस कॉइल के अंदर। ठीक है, ये लिखा है ना, पुश्ड इनटू द कॉइल विद इट्स नॉर्थ पोल एंटरिंग फर्स्ट। तो यानी बार मैग्नेट को कैसे घुसा है, उसके नॉर्थ पोल को पहले रख के। ठीक है, तो क्या होगा, अब आपको बताने कि क्या होगा। अब देखिए, बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल है, इसे इस कॉइल के अंदर रखा है, ऐसे ऐसे फिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही रखा गया है। वैसे फिगर थोड़ा ठीक से नहीं बना है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है। तो ये ऐसे ऐसे इस तरह से इसको इसके अंदर फिट कर दिया गया है। तो क्या होगा, अब ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, और वो क्या प्रोड्यूस करती है अपने अराउंड, मैग्नेटिज्म। उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, तभी तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, है ना। तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, अब ये ऑलरेडी एक कॉइल है। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते तो ज़्यादा करंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स घटा देते तो कम करंट होता है, यानी करंट तो प्रोड्यूस होता ही है। ठीक है, तो बार मैग्नेट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर से एक कॉइल है। तो क्या होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, हमारी इसमें बेसिक ऑब्जर्वेशन यही होनी है कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसके अराउंड। मैग्नेटिज्म जो है वो बार मैग्नेट के अंदर है, और ये इसको कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, जिससे कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। देन सेकंड है हेल्ड एट रेस्ट इनसाइड द कॉइल। अब इसमें ये है कि जो बार मैग्नेट है, पहले तो इसकी मूवमेंट होगी, मतलब आगे पीछे इसको इसके कंटिन्यूस इसको मोशन में रखा। लेकिन अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया, बस लगा के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। अगर इसको रेस्ट पे ऐसे ही छोड़ देंगे जिसमें कोई मोशन नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, तो क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। वापस ज़ीरो पे इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होगी, इसके अंदर कोई मोशन ही नहीं होगा। अब अगर कुछ होगा ही नहीं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ से डिफ्लेक्ट करेगी, वापस वो ज़ीरो पे ही आ जानी है, इसलिए वापस ज़ीरो पे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने इसके प्रॉपर आंसर्स लिख देती हूँ। तो गाइस, ये रहे आपके सामने प्रॉपर आंसर्स इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में वही है, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस ज़ीरो पे आ जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, उसके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब गाइज, इस क्वेश्चन में तीसरा पार्ट भी ऐसे डाल देते हैं कि अब बताओ कि क्या फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं। तो इसलिए आप चाहो तो ऐड ऑन कर लेना, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जिसमें जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कैसे, ये जो बार मैग्नेट है इससे क्या इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और एक कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन बना उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इनकेस पूछ लिया जाता है कि कौन सा फिनोमिना है, तो याद रखना ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बार पूछ भी लिया जाता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो गाइस, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है और कुछ नहीं।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एक अल्फा पार्टिकल है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं। अब इसमें आपको 3 केस दे दिए गए हैं। तो पहला केस ये है कि अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड की जो जगह है उस पर एट रेस्ट प्लेस कर दें, मतलब उस पर कोई मोशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो एकदम स्टेशनरी बन के एट रेस्ट रहेगा। तो अब आप बताओ कि इसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अल्फा पार्टिकल। अब इसका आंसर है नो। नो क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो एक रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा ना, ना उसमें कोई मोशन होगा, ना उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स दी गई है, कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्टेशनरी बन के बैठा रहेगा वो। तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको कोई फोर्स, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नो। देन सेकेंड दिया हुआ है कि इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू फील्ड लाइंस। अब इसमें अल्फा पार्टिकल क्या है, वो फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है। अब बताओ क्या इसमें वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इसमें भी आंसर नो ही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो ज़ीरो रहेगी ना, फोर्स ज़ीरो रहेगी क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। पैरेलल क्या होता है? जो सेम डायरेक्शन में चलते रहे और कभी ना मिले, ठीक है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते रहेंगे, कोई इंट्रैक्शन होगा नहीं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फिर फोर्स भी ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? नो। देन थर्ड पार्ट है कि इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस चल रही हैं तो इसमें वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स मैक्सिमम होती है अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैक्सिमम होते हैं। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए अगर वो परपेंडिकुलर चलेगा, परपेंडिकुलर ऐसे करते ना, तो वो परपेंडिकुलर चलेगा तो क्या होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे, और उससे क्या होगा, फोर्स भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा ध्यान देना था और कुछ नहीं। तो मैं इसके प्रॉपर आंसर्स आपके सामने लिख देती हूँ। तो गाइस ये मैंने आपके सामने तीनों पार्ट्स के तीनों आंसर्स लिख दिए हैं। आप इतने एग्जाम में लिख दोगे तो इनफ होगा। एंड आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। पहले वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपको केस दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट छोड़ दिया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि उसमें भी उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि करंट और फील्ड दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं, तो सेम डायरेक्शन में कोई इंटरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब फोर्स जो है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये दोनों ज़्यादा रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, तो फोर्स भी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक सिंपल सी वन लाइन में कह दिया गया है कि एक्सप्लेन करो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो चैप्टर के नाम पे ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन को देख के सरप्राइज भी हो जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया, बट इस टाइप के क्वेश्चंस करना भी आना चाहिए। और एक और बात है कि हाँ, एग्ज़ाम में कभी कभी इससे एक्टिविटी के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है कि एक्टिविटी की हेल्प से बताओ कि क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको इसकी वर्किंग बता रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। आप 2-3 मतलब और भी मेथड्स होते हैं, आप इससे किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं आपको एक आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि आपको एक्टिविटी के फॉर्म में लिखना होगा तो आप कैसे लिख सकते हैं, और नॉर्मली अगर आपसे सिर्फ वर्किंग पूछिए तो वो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैंने इसका सोल्यूशन आपके सामने लिख दिया है और मैं सोल्यूशन के थ्रू आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। तो अब इसमें आपको कहा था कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जब मैंने एक अलग वीडियो में जिसमें मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी है उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो इनकेस अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये है
कि आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना था, ठीक है। तो मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है। इसमें ये आई जो है ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये की है, ये रेजिस्टेंस, ये कॉपर वायर है एक्स वाई, और ये बैटरी और सेल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको साथ साथ इसकी वर्किंग बता देनी है स्टार्टिंग से, कि क्या आपने एक कॉपर वायर ली और उसे पॉइंट्स एक्स और वाई के बीच में प्लेस कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपने एक छोटी कंपास नीडल जो है वो उसके वायर के बगल में रख दी। ये कंपास का क्या काम है यहाँ पे, हमने इसलिए रखे क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तब ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो कंपास है वो हमने वायर के बगल में प्लेस कर दिया है। देन हमें पहले हमें नोट करना है कि जो नीडल है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने करंट जो है उसमें ये जो सर्किट बनाया है इसमें आपने करंट पास किया, ठीक है। कैसे, बाय इंसर्टिंग द की, ये की है, ये की इंसर्ट करने के बाद, ठीक है। अब जैसे ही आपने की इंसर्ट करी प्लग में, वैसे क्या हुआ, सर्किट में करंट आया, करंट दौड़ने लगा। इससे क्या हुआ, अब आपको ऑब्जर्व करनी है कि कंपास नीडल की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। और इस क्या होगा, अगर इसमें करंट आएगा तो करंट से क्या होगा, ये जो इसके बगल में कंपास रखा है ना, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। डिफ्लेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसे करंट मिल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और इसलिए उसको करंट मिल रहा है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये इतना डायग्राम बना दोगे, ये आपने लेबल कर दिया कि है पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट, ये की, रेजिस्टेंस और कॉपर वायर एक्स वाई, आपने ये सब प्लेस कर दिया है और एक की लगा दी है, सॉरी कंपास लगा दिया है, इतना इनफ है, ठीक है। और आपने वर्किंग बता दी है, साइड से ऑब्जर्वेशन लिख दिया है, बहुत अच्छा, इतना ही करना है। बट इनकेस अगर आपको एक्टिविटी के फॉर्म में कह दिया जाता है तो आपको ये देखिए, इतना जो आएगा ये तो इसका वर्किंग पार्ट है, ठीक है। आपको अलग से क्या लिखना होगा, एम में क्या लिखोगे, वही जो क्वेश्चन में होता है कि टू ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देन उसके बाद थिंग्स नीडेड में जो जो सामान आप यूज़ करते हो, क्या क्या सामान आपने यूज़ किया, यहाँ से देख लो, थिक स्ट्रेट कॉपर वायर, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या यूज़ किया है, एक कंपास, और देन उसके बाद कंपास नीडल आपने यूज़ करी है, देन आपने ये की यूज़ किया है, प्लग यूज़ किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने ये मटेरियल लिखना है कि आपको इस पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद आपका आएगा मेथड, वर्किंग में आप यही वर्किंग लिख के आओगे, और बेटर होगा अगर आप इसे पॉइंट्स में लिख दो तो अगर आप इसे पॉइंट्स में लिख दो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़्यादा वो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तो आप इसे पॉइंट्स में लिख देना पैराग्राफ के बजाय। और अगर आपको पॉइंट्स भी चाहिए तो देखिए, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ये हो गया एक पॉइंट। देन प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस वायर, सी द पोजिशन ऑफ दिस नीडल, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। देन पास द करेंट थ्रू सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग, ये थर्ड पॉइंट। और ये लास्ट 4 पॉइंट। ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, और कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में ये आएगा कि करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी हम करंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कंक्लूजन में कि वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, और इतना ये वर्किंग में आएगा, ये ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन भी बता दिया है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर जो सर्कुलर कॉइल है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कॉइल के अंदर का करंट को अगर हम डबल कर दें और कॉइल के रेडियस को आधा कर दें तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसमें क्या चेंज आएगा। तो सिंपल है, अगर हम करंट को डबल कर देंगे और रेडियस को आधा कर देंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब आपने देखा होगा से मैग्नेटिक फील्ड करंट अपॉन रेडियस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अपने आप पता चल जाएगा। तो क्या होगा, अगर करंट को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और रेडियस को आधा कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपके सामने सोल्यूशन लिख दिया है। करंट को डबल करने से और रेडियस को आधा करने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आपको फैक्टर्स बताना है जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, और साथ में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स है। सबसे पहला फैक्टर ये होगा कि कितना करंट उस कंडक्टर में जा रहा है। जो करंट का जितना अमाउंट है, कम है, ज़्यादा है, जितना भी है, किस अमाउंट में जो करंट है वो कंडक्टर में से होके जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो ये है। अगर ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, कम करंट होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, देन सेकेंड फैक्टर ये होगा कि मैग्नेटिक कंपास और कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कम अट्रैक्शन होगा, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो मैग्नेटिज्म भी कम होगा, और अगर कम डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म, उनके बीच में ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ जो डिस्टेंस मैग्नेटिक कंपास और कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो ये इसके दो फैक्टर्स थे। दोनों फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पहले वाले में करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड। और सेकंड पार्ट में मैग्नेटिक कंपास और कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है कि आपको पैटर्न बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैं आपके सामने पैटर्न भी बना देती हूँ। तो गाइस मैंने आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी बना दिया है। अब गाइस आप कोई भी डायग्राम बनाते हो तो उसमें प्रॉपर लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वरना जो एग्जामिनर है वो मार्क्स काट लेता है। छोटी सी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एम मीटर है जिसको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और ये भी कि करंट किस डायरेक्शन में है, कि ठीक से प्लेस्ड है कि नहीं, आपने बैटरी सेल जो भी है इसको ठीक से लगाया है या नहीं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए जा रहे तो यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, और करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ हमने ये दिखा दिया कि हाँ ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और इसमें भी ये जो इसके एक कंडक्टर के अंदर का ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये भी किस डायरेक्शन में, आपने बता दिया कि हाँ ये इस डायरेक्शन में है। अभी के लिए आपने ऐसे डिनोट कर दिया कि हाँ ये इसी डायरेक्शन में है, और ये आपने इन कंसेंट्रिक सर्कल्स की हेल्प से डिनोट कर दिया है, पैटर्न बता दिया है। ठीक है, कभी कभी इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सा रूल यूज़ करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताने में। तो कौन सा रूल यूज़ होगा? रूल होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसमें थंब जो है वो क्या इंडिकेट करता है? राइट हैंड थंब रूल में थंब क्या बताता है? करंट का डायरेक्शन, और जो कर्ल्ड फिंगर्स होती हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत इजी सा था। और हाँ ये जो छोटे मोटे डायग्राम्स होते हैं जैसे कि ये, और ये छोटे मोटे रूल्स, राइट हैंड थंब रूल वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में आपको बताना है दो अलग अलग तरीके बताने हैं जिनसे आप कॉइल में करंट डाल सकते हो, और फिर उसी करंट का, उसी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताने के लिए कौन से रूल का यूज़ होता है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि आपको दो अलग अलग तरीके बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, यही कि अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो तो उससे क्या होगा, अगर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, जिससे कि कॉइल में करंट आ सकता है, करंट आ जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड ये हो सकता है कि आप किसी बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आओ, या उससे मतलब ये मान लीजिए कि ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और ये आपने, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही, मैंने बस ये इतना बना दिया, ये कॉइल है। ठीक है, इस बार मैग्नेट को इसके अराउंड आप ऐसे आगे पीछे मूव करोगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट है। अगर आप इस बार मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव करोगे तो क्या होगा, बार मैग्नेट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, जिससे कि इस करंट में, इस कॉइल में करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और कॉइल में करंट आ जाएगा। एक और है जिससे कि आप कॉइल में करंट डाल सकते हो, वो यही है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसे रोटेट करते जाओ। रोटेट करते जाओगे तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिज्म बढ़ता चला जाएगा, मैग्नेटिज्म से वही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने तीनों पॉइंट्स लिख देती हूँ अच्छे से। तो गाइस तीनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने अच्छे से लिख दिए हैं। इसमें वैसे दो तरीके पूछे गए थे, तो आप इन तीनों में से कोई भी दो लिख देना जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट दिया था कि आपको एक रूल बताना है जिससे कि आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बता सकते हो। तो इसमें यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा या लेफ्ट हैंड रूल होगा, और दोनों में एक ही डिफरेंस है कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में सिर्फ करंट का डायरेक्शन बताया जाता है, और जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है उसमें इंड्यूस्ड करंट बताया जाता है। और इसमें हमसे इंड्यूस्ड करंट पूछा है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंड्यूस्ड करंट, तो कौन सा रूल यूज़ होगा यहाँ पे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और अभी तो मैं सिर्फ मेंशन करने के लिए कहा था, अगर इसमें बोल दिया जाता कि स्टेट करो या इसको एक्सप्लेन भी करो तो आप वही डेफिनेशन लिख दोगे तो इनफ रहेगा। अभी सिर्फ मेंशन करने के लिए कहा है, तो हाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम बता सकते हैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो गाइस शॉर्ट आंसर टाइप के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अब मैं आपको असर्शन रीजंस के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो चलिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो गाइस मैंने आपके सामने 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस लिख दिए हैं। सबसे पहला है कि असर्शन गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, और रीज़न गिवन है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपको समझाया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन बताती हैं। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो दो डायरेक्शन होंगे, और एक बार में दो डायरेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। एक बार में दो नॉर्थ पोल होना पॉसिबल है क्या, नहीं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अगर ये इंटरसेक्ट कर जाते तो टेक्निकली दो डायरेक्शन होंगे और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो असर्शन सही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा आंसर, ऑप्शन ए। क्या कि ए इज़ ट्रू, बी इज़ ट्रू एंड आर इज़ ट्रू and R is correct explanation of A. ठीक है, then next है in Fleming's left hand rule the direction of magnetic field force and current are mutually perpendicular। सही बात है कि जो लेफ्ट हैंड होता है, ये रहा थंब, उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये हमारी इंडेक्स फिंगर और देन ये मिडिल फिंगर, ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो असर्शन सही है। देन क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज़ अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में एक ही फ़र्क होता है कि जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हमें सिर्फ नॉर्मल करंट मेजर करके बताता है, और राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें इंड्यूस्ड करंट बताता है। तो रीज़न गलत है, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें इंड्यूस्ड करंट नहीं, सिर्फ करंट बताता है। इंड्यूस्ड करंट हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए इज़ ट्रू, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है। देन एट्थ है, टू बार मैग्नेट्स अट्रैक्ट व्हेन दे आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर विद द सेम पोल, और रीज़न है अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए आपको बस उनकी ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो लाइक पोल्स है दे रिपेल एंड अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट। तो पहला पॉइंट सही है, पहला पॉइंट सही इसलिए, सॉरी रीज़न सही है क्योंकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और असर्शन जो है वो गलत है क्योंकि जब लाइक पोल्स एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पर इधर गिवन है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए असर्शन इज़ रॉन्ग। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो वैसे असर्शन रीज़न में ये होता है कि पहले असर्शन देखो स्टेटमेंट सही है तो ठीक है सही है, फिर रीज़न देखो, रीज़न उस स्टेटमेंट को, बहुत बार ऐसा भी होता है कि रीज़न सही होता है पर वो उस स्टेटमेंट के लिए सही नहीं होता, वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो बस आपको ये देखना होता है कि असर्शन सही है कि नहीं, और रीज़न भी सही हो कि उस असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको अपने ऑप्शंस मार्क करने होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ हेल्प तो मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।